तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसके एवरीटाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे चैप्टर नंबर 4 को, जो कि है हमारा इस वाली बुक से भारत में प्राथमिक शिक्षा। दोस्तों ये बीए सेमेस्टर 4 की बुक है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम पहले देख लेते हैं, प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण। ठीक है, प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण, विद्यालय प्रबंध में पंचायती राज और स्थानीय निकायों की भूमिका। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। जो इसका पहला टॉपिक है वह है भाई विकेंद्रीकरण की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण का सामान्य सा अर्थ है जब हम शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं। जैसे कि आपके पिताजी, जैसे आपके दादाजी हैं, दादाजी ने आपके पापा को कुछ शक्ति दे दी और उसके बाद में आपके पापा ने आपको कुछ शक्ति दे दी। ठीक है, सेम यही होता है यहाँ पर शिक्षा में भी। पहले केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ शक्ति दे देती है, उसका जो राज्य सरकार होती है वो स्थानीय सरकार को कुछ शक्ति दे देती है, जिससे कि जो नीतियां हैं वो अच्छे से लागू हो जाती हैं। ठीक है, इसके कई सारे बेनिफिट हम सब देखेंगे। जैसे कि समझ लेते हैं विकेंद्रीकरण का महत्व क्या होता है। तो स्थानीय जरूरतों के अनुसार शिक्षा। ठीक है, जो भी लोकल लेवल है, लोकल लेवल के अकॉर्डिंग हमें क्या शिक्षा प्रोवाइड करनी है। जैसे कि त्रिभाषा सूत्र है। अब हर एक स्टेट में हर एक जगह क्या है, लोगों की अलग अलग लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज अलग है, तो वहाँ पर क्या है, स्थानीय जरूरतों के अनुसार वहाँ पर क्या एजुकेशन मिल पा रही है। ठीक है, अब देखते हैं भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, जब लोकल लेवल पर चीजें जब होती हैं तो उसके बाद लोग भी अवेयर होते हैं और उनके बाद उनकी क्या होती है, भागीदारी बढ़ जाती है। संसाधनों का बेहतर उपयोग। ठीक है, जो भी रिसोर्स है उनका बेहतर तरीके से यूज होगा। ठीक है, जिससे कि जो विकास है वो तेजी से हो सकेगा। गुणवत्ता में सुधार, जो भी क्वालिटी है उसमें सुधार आएगा और चीजें अच्छे से हो पाए। पारदर्शिता बनी रहती है, हमेशा ट्रांसपेरेंटी बनी रहती है, किसी को कुछ डाउट वगैरह नहीं होता है। ठीक है, अच्छे से एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसी पूरी बॉडी पर। ठीक है, और उसी को सारी कुछ चीजें हैंडल करनी पड़ती है। ठीक है, नवाचार को बढ़ाना। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहेंगी और उसके बाद में इनसे रिसर्च वगैरह चलती रहती है और गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नई चीजें लाती रहती है, जिससे कि राष्ट्र निर्माण हमेशा बना रहे और जो शिक्षा की जो भूमिका है लोगों के बीच हमेशा बनी रहे और लोग एजुकेशन से अवेयर हो सके। ठीक है, मैं देखो नीतियों का उचित क्रियान्वयन। ठीक है, जो अभी बताए जो नीतियां हैं वो अच्छे से क्रियान्वित हो जाती हैं। अब देखते हैं कि शैक्षिक शासन में विकेंद्रीकरण बनाम केंद्रीकरण। ठीक है, जो शैक्षिक शासन है उसमें विकेंद्रीकरण का क्या रोल है और केंद्रीकरण का क्या रोल है। पहले हम दोस्तों समझ लेते हैं केंद्रीकरण को। तो केंद्रीकरण शिक्षा के प्रमुख निर्णय जब राज्य में केंद्र स्तर पर लिए जाते हैं तो इसको कहते हैं केंद्रीकरण। जैसे कि कोई निर्णय लेना है, जैसे कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, नीतियां किस तरह से होनी चाहिए, लोगों की भर्ती कैसे करनी है अच्छे टीचरों की, और टीचरों के लिए हमें कौन से प्रशिक्षण में भूमिका निभानी है, जिससे कि जो टीचर है जो भी तैयार हो रहा है वो अच्छे से अच्छे तैयार हो सके। ठीक, अब देख लेते हैं इसकी विशेषता केंद्रीकरण की। तो निर्णय एक ही प्राधिकरण या केंद्र के पास होते हैं या फिर राज्य के पास होते हैं। उसके बाद में पूरे देश या राज्य में एक ही समान नीतियां होती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो भी शैक्षिक नीतियां बनी है वो पूरे 75 जिलों में वही नीतियां चलेंगी। ठीक है, इसी तरह बिहार में सेम यही होता है, हरियाणा में भी सेम ऐसे चलता है। हर स्टेट में अलग अलग नीतियां होती हैं। ठीक है, उन नीतियों के अकॉर्डिंग ही पूरा शैक्षिक व्यवस्था चलती है। संसाधनों का केंद्रीकृत वितरण। ठीक है, जो भी रिसोर्स है उनका केंद्रीकृत रूप से वितरण करना है। इस स्टेट में इतना रिसोर्स जा रहा है, इस स्टेट में इतना। ठीक है, फंड भी तय इतना हो जाता है। उसके बाद इसके केंद्रीकरण के लाभ देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय एकता और समानता बनाए रखना। ठीक है, जो राष्ट्रीय है एकता, ठीक है, वो बनी रहती है और समानता लोगों के बीच में भी बनी रहती है। शिक्षा की न्यूनतम गुणवत्ता निश्चित करना और बड़े स्तर पर संसाधन का प्रबंध करना। ठीक है, शिक्षा की न्यूनतम व्यवस्था है वो भी बनी रहती है और संसाधनों का उचित रूप से प्रबंध होता रहता है, जिससे कि चीजें अच्छे से मैनेज हो पाती हैं। अब इसके देख लेते हैं सीमित स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी। ठीक है, जो भी स्थानीय लोकल लेवल पर उनकी क्या अनदेखी कर देते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी है इसमें। ठीक है, केंद्रीकृत में क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, क्योंकि पूरा एक ब्रॉड लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे से लेकर के ऊपर तक सिर्फ एक ही राज्य है। जैसे कि यहाँ पर कोई केंद्रीकृत नहीं हुआ है, किसी भी शक्ति को कहीं पर भी बंटवारा नहीं हुआ है, तो पूरा जो भी लेवल है नीचे से ऊपर तक इसको एक ही राज्य को देखना है या फिर पूरे केंद्र सरकार को देखना है। ठीक है, तो इसमें ये वाली बहुत बड़ी कमी है। शिक्षक अभिभावक और सामुदायिक भागीदारी कम हो जाती है इसमें। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि सरकार तो बैठी है अपने टॉप लेवल पर। ठीक है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग उसको पता नहीं है। ठीक है, पता भी है तो नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है। चलिए अब उसके आगे समझ लेते हैं विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो दोस्तों विकेंद्रीकरण जब निर्णय लेने शक्ति और जिम्मेदारी स्थानीय निकाय जैसे कि जिला परिषद हो गया और उसके बाद में पंचायत विद्यालय प्रबंध समिति को दे दी जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम विकेंद्रीकरण। ठीक है, भाई ये शक्तियों का बंटवारा राज्य स्तर से आगे जिला शिक्षा समिति और जिला से फिर आ जाती है वो सारी पंचायत में पहुंचा देता है विद्यालय प्रबंध समिति, जो भी विद्यालय को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, बीआरसी और सीआरसी और डाइट। ठीक है, और एससीईआरटी। ठीक है, और उसके बाद हम समझ लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो विशेषता इसकी हो जाएंगी कि निर्णय स्थानीय स्तर पर होते हैं। ठीक है, जो भी इसके निर्णय लिए जाते हैं वो स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि जो भी स्थानीय लोगों की सामुदायिक भागीदारी और अभिभावकों की भागीदारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। संसाधन व्यय योजनाएं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार होती है। जो भी योजनाएं आएंगी जो भी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, लोगों का अच्छे से कल्याण हो सके और लोग आगे भी बढ़ सके और जो भी किसी देश में किसी पंचायत में तेजी से विकास भी हो जाता है। ठीक है,
उसका इसके लाभ देख लेते हैं। शिक्षा स्थानीय संस्कृति और जरूरतों के अनुसार होती है। जवाबदेही और पाठ्यक्रम में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे कि मान लो कि जिला परिषद है, जिला राज्य ने दे दिया पूरा शिक्षा का लेवल जिला परिषद के हाथ में, तो पूरे जिले में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो भी वहाँ पर शिक्षा के जो भी यहाँ पर टॉपर बैठा हुआ है, जो भी पूरी शिक्षा व्यवस्था को देख रहा है, ठीक है, तो उसी की पूरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर क्या है, जवाबदेही और पाठ्यक्रम बनी रहती है, ठीक है। अगर कुछ भी अगर होता है तो हम सीधे एक ही आदमी को पकड़ते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ क्या, ठीक है, आपके होते हुए हुआ कैसे। तो नवाचार और प्रयोग का बढ़ावा, ठीक है, यहाँ पर विकेंद्रीकृत में क्या होता है, हमेशा नई नई चीजें आती रहती है और उसको प्रोत्साहन भी किया जाता है। इसकी सीमाएं हैं, हर किसी की सीमाएं हैं, तो जैसे इसकी कुछ सीमाएं हैं। संसाधनों की कमी, ठीक है, यहाँ पर रिसोर्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में लोकल लेवल पर काम करते हैं, तो उतना संसाधन अभी नहीं है, ठीक है, जो कि हर जगह पहुंच भी पाए। और उसका देख लेते हैं क्षेत्रीय असमानता को बढ़ने का खतरा। शहरी क्षेत्रों में तो ये लोग ज्यादा अवेयर होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर अवेयर नहीं होते हैं, तो जिस वजह से असमानता है लोगों के बीच में बढ़ जाती है। और उसका देख लेते हैं इसका भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर पर भी हो जाता है, ठीक है। जो लोग सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, उसके बाद में ग्राउंड लेवल पर, तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार धीरे धीरे फिर क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पंचायती राज संस्थाएं ये क्या होती है। तो ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम स्तर पर काम करती है, ब्लॉक समिति ब्लॉक स्तर पर काम करती है, जिला परिषद जिला स्तर पर अपना काम देखती है। उसका जिला शिक्षा में पंचायती राज की भूमिका, तो इनकी पंचायती राज की क्या भूमिका है चलिए समझ लेते हैं। तो पहला है बुनियादी ढांचे का विकास, ठीक है, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या करते हैं लोग, विकास करते हैं। जो भी टूट होती है, जो भी मरम्मत का काम होता है वो पंचायती राज व्यवस्था करवाते हैं, ठीक है। शिक्षक भर्ती और निगरानी, ठीक है, जो भी टीचर की वैकेंसी वगैरह है ये लोग देखते हैं और उसके बाद में निगरानी करते हैं कि कौन सा टीचर अच्छे से काम कर रहा है। और टाइम टू टाइम हमेशा आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं जो कि स्कूल को ही देख रेख करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं और ऊपर भेजते हैं, ठीक है। अब देखें समुदाय की सहभागिता, ठीक है, लोगों की आपस में भागीदारी बनी रहती है और उसके बाद में जब लोगों की भागीदारी है तो यानी अवेयरनेस भी बनी रहती है। उसके बाद देख लेते हैं नामांकन अभियान, ठीक है, ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये नामांकन अभियान को भी बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चे अवेयर हो और उसके बाद में अपने स्कूल में दाखिला लें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। मध्याह्न योजना लागू करते हैं और उसकी देखरेख भी करते हैं। दोस्तों ये इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। दोस्तों ये वाले चैप्टर 4 की आपकी वीडियो फर्स्ट यानी पार्ट 1 है, इसका एक और पार्ट आएगा पार्ट 2, ठीक है, जो कि कल तक आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।